ये क्वेश्चन कब आया है? 2020 में। 2020 में क्या आंसर है इसका? इवॉल्व्ड लीसा, पूरा नाम देखो, इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, कब आया है? 2020 में। आ जाओ, कहाँ थे? यहाँ पे थे हम। इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना कब आया है? 2017 में। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज को ध्यान से देखो, एक बार आ चुका है तो दोबारा भी आ सकता है। जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी के पीवाईक्यू चल रहे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास चल रही थी। जय प्रौद्योगिकी हमने कल कंप्लीट कर लिया था, आपने देखी होगी क्लास। आज हमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी की क्लास कंप्लीट करनी है। सारे पीवाईक्यू आज कर लेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के। नए हैं तो थोड़ा विजिट करिए चैनल पर, आपको बहुत सी चीजें हिंदी माध्यम के लिए फायदेमंद मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट है, सेव कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए 2024 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। विमान पत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थ जिसे नार्कोटिक्स कहते हैं की पहचान। पहले तो इसको देखो, नार्कोटिक्स इंग्लिश में है, हिंदी में इसका मतलब देखो स्वापक पदार्थ। अगर ये नार्कोटिक्स ना लिखा होता, मैं कह दूं ये नार्कोटिक्स ना लिखा होता अगर इसमें, तो क्या आप कभी समझ पाते कि स्वापक पदार्थ क्या होते हैं? तभी मैं कहता हूँ कई बार हिंदी के साथ इंग्लिश भी पढ़ते रहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया तो आपकी जिंदगी किधर से किधर मुड़ जाएगी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है विमान पत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद नार्कोटिक्स की पहचान। दूसरा है वर्षण का मॉनिटरिंग करना कि वर्षा होगी कब होगी। तीसरा है पशुओं के प्रवास पर नजर रखना, पशु कहाँ जा रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है, ट्रैकिंग करना उसकी। उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों में रडारों का उपयोग किया जा सकता है? मैंने कल भी बताया था, अनुप्रयोग एप्लीकेशंस बहुत पूछे जाते हैं, यहाँ भी पूछ लिया गया कि रडार का उपयोग क्या है, रडार का महत्व क्या है। तो किसमें किसमें रडार महत्वपूर्ण है? तो सी इसका आंसर होगा, सभी तीन। और कल आपको ये भी बताया था मैंने, कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे ऑल राइट वाला ऑप्शन सही होगा, सभी तीन वाला ऑप्शन सही होगा। तो रडार का उपयोग हम तीनों जगह कर सकते हैं। सबसे ज्यादा डाउट बच्चों को इसमें था, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया था तो मुझे भी पता था, इसमें डाउट था कि विमान पत्तन या विमान में यात्रियों के पास मौजूद नार्कोटिक्स की पहचान क्या रडार से हो सकती है? तो ये थोड़ा डाउट वाला था, तो इसमें लोग फंसे होंगे, बाकी तो ठीक ही है। अब आपको क्या करना है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ रही है करंट अफेयर्स में, उसको आपको पढ़ना है। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम, वस्तुओं को पता लगाने उनकी पहचान करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करके वस्तुओं की स्थिति गति विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए परिवर्तित संकेतों का विश्लेषण करता है। ठीक है, परंपरागत रूप से देखें तो हवाई यातायात नियंत्रण, मौसमी निगरानी, नौ परिवहन के लिए किया जाता है। ठीक है, यात्री पहचान के लिए इसके उपयोग ने मौजूदा तकनीकों के अभिनव उपयोग शामिल है। ये भी ध्यान रखिएगा, अगली बार ये क्वेश्चन में आ सकता है, यात्री पहचान। तीसरा है मिलीमीटर वेव रडार स्कैनर का उपयोग हवाई अड्डों पर शारीरिक संपर्क के संगुप्त वस्तुओं जैसे स्वापक पदार्थों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, 1960 के दशक से रडार प्रवासी जीवों का अध्ययन भी कर रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है सर्किल में, यात्री पहचान, ये ध्यान रखिएगा, अगली बार शायद आ जाए। 2023 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवैधानिक चाल पर प्रधानोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। दूसरा है अग्नि 5, देखो इस समय अग्नि 5 का अभी हाल फिलहाल में हमने क्या किया, उसका प्रक्षेपण किया है। ठीक है, अग्नि 5 को लॉन्च किया है, और ये देखो 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया। अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराधुनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ब्रह्मोस चर्चा में रहती है, अग्नि 5 हमने अभी कर लिया, तो अग्नि 5 पर भी क्वेश्चन 2026 में बनने की पूरी संभावना है। आपको अग्नि 5 पूरे अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लेने चाहिए। ठीक है, पूरा एक क्वेश्चन 3-4 स्टेटमेंट का अग्नि 5 पर आ सकता है। कौन सा इनमें से सही है ये बताना है आपको। तो डी वाला, ना तो एक ना तो दो, क्यों? चलिए पढ़ लेते हैं, फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रूज मिसाइल क्या होती हैं? तो क्रूज मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवैधानिक चाल पर प्रधानोदित होती हैं, जबकि
बैलिस्टिक मिसाइल केवल उड़ान के प्रारंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती हैं, जिसके बाद ये लक्ष्य के लिए एक आर्किंग प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती हैं। आर्क मतलब आर्क ऐसी होती है, मान लो यहाँ से मुझे निपटाना है यहाँ का कोई एरिया, तो ये ठीक है उसी जगह पर जाकर सड़क से निपटा देगी जाके। अब आते हैं अग्नि 5। अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सतह से सतह पर मार करने वाली पहला स्टेटमेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा बनेगा यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को सटीकता से भेज सकती है। आपने अग्नि 5 करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, पूरा तुर्की उर्की सब हमारे अंडर में आ चुका है। अब अगर इसके बाद अग्नि 5 के बाद ब्रह्मोस एक पराधुनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है? पराधुनिक क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल क्या है? अभी ऊपर पढ़ के आए। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? अभी ऊपर पढ़ के आए। तो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है जो ऊपर पढ़ के आए, ब्रह्मोस भी पराधुनिक क्रूज मिसाइल है जो ऊपर पढ़ के आए। ठीक है, इसे संयुक्त रूसी भारतीय ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो जो ब्रह्मोस है वह रूस और भारतीय मिलाकर बनाए हैं। ठीक है, चलिए 2022 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? जब ये वर्ड लग जाए ना तो समझ जाना कि सब सही हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी सब सही में से में भी सर्वोत्तम बताना है। सब सही है लेकिन इनमें से सबसे अच्छा हमें चुनना है। प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली, अंतरिक्ष में अतिध्वनिक मिसाइल का प्रमोशन पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्रग्रह का सामना कर उसका अंतरिक्ष में ही विस्फोटन कराने के लिए किया जाता है। दूसरा, कोई अंतरिक्ष यान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है। तीसरा, कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है, वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। चौथा, कोई अंतरिक्ष यान किसी धूमकेतु के साथ साथ उसी चाल के चलते हुए उसके पृष्ठ पर एक संपरीक्षित स्थापित करता है। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? सी, कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। सेक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, बम्बार्डमेंट से आपको समझ में आ रहा होगा, अमेरिका ने ईरान के ऊपर वो B2 बॉम्बर भेज के, तो क्वेश्चन आ सकता है 2026 में ऐसा कुछ। ठीक है, तो FOBS वारहेड डिलीवरी सिस्टम है जो अपने लक्ष्य गंतव्य की ओर लो अर्थ ऑर्बिट का उपयोग करता है। लक्ष्य तक पहुंचने से ठीक पहले यह एक प्रतिगामी इंजन बर्न से होकर गुजरता है। सोवियत संघ ने पहली बार 1960 के दशक में FOBS को परमाणु हथियार वितरण प्रणाली के रूप में विकसित किया था। यह परमाणु हथियार भेजने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करने वाले पहले सोवियत प्रयासों में से एक था। चलिए 2020 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप भी आंसर देते रहिए जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? वायेजर 2 को, न्यू होराइजन्स को, लीसा पाथफाइंडर को या इवॉल्व्ड लीसा को? तो ये लीसा को यानी इवॉल्व्ड लीसा के बारे में दिया गया है, पढ़ लेते हैं क्या है। इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना लीसा एक ऐसा प्रयोग है जिसमें ऐसे 3 अंतरिक्ष यानों को काम में लाया जाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में सूर्य के आसपास 50 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरेंगे। काल्पनिक त्रिकोण के प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर की है। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, जिसकी सभी भुजाएं समान है। 2019 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहित का अंश जानने के लिए? क्या किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जानने के लिए? किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ का तापमान जानने के लिए? किसके लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग किया जाता है? तो डी, सभी। और मैंने बार बार आपको बताने की कोशिश की है, साइंस टेक में 1 2 3 या ऑल करेक्ट वाला आंसर कई बार सही होता है,
ज्यादा बार सही होता है। आप यहीं देख लीजिए, एक अभी क्वेश्चन पढ़ के आए थे, एक ये वाला भी, दोनों में ऑल राइट। लेकिन ये तभी बताइएगा जब आपको ना आता हो, पहले अपनी नॉलेज यूज करिएगा। जब आपको लग रहा है कि नहीं आंसर लगाना आवश्यक है और हमें लग रहा है कि तीनों सही हैं, तो आप जा भी सकते हैं उसके साथ। सुदूर संवेदन कार्यक्रम प्रयोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप संचालित होता है। वस्तुतः पहला सुदूर संवेदन आधारित कार्यक्रम 1970 में नारियल पेड़ों की जड़ें सूखने की बीमारी की पहचान करने के लिए चलाया गया था। सोच रहे हो, नारियल पेड़ों की जड़ें सूखने की बीमारी की पहचान करने के लिए विभिन्न आकाशीय स्पेक्ट्रमी एवं कालिक विभेदनों में आंकड़ों को उपलब्ध कराने के लिए IRS उपग्रहों में कई प्रकार के उपकरण लगाए जाते हैं। IRS उपग्रह पृथ्वी पर अंतरिक्ष से नजर रखते हैं, भूमि, महासागर, वायुमंडल एवं पर्यावरण संबंधी कई पहलुओं के विषय पर व्यवस्थित सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। ये सूचनाएं केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को भोजन तथा जल सुरक्षा, पर्यावरण, पारिस्थितिकी प्रणाली, मौसम व जलवायु की समझ, प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख और प्रबंधन तथा विकास क्रियाकलापों का नियोजन, देखरेख, आपदाओं की रोकथाम व प्रबंधन, सुशासन के लिए जरूरी होता है। तो लिखा हुआ है क्या क्या है, क्या क्या नहीं, ठीक है। बाकी धान के खेत, गैस उत्सर्जन, पर्णहित, सब कुछ इसमें आ जाता है। चलिए 2018 का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टैटिक पोर्शन में आप इसे पढ़ेंगे। PSLV से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरिंग में उपयोगी हैं, जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। दूसरा, PSLV द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर रहते प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है। तीसरा, GSLV MK13 एक 4 स्टेज वाला प्रमोशन वाहन है, जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट मोटरों का, द्वितीय और चतुर्थ में द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है। कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो इसमें आंसर सही है केवल एक, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल एक सही। PSLV संसाधनों के मॉनिटरिंग से संबंधित है, GSLV संचार उपग्रह प्रमोचित करने के लिए, ठीक है। बाकी ये एक ही स्थिति पे नहीं होगा, और ये भी पढ़ लेते हैं क्योंकि PSLV, GSLV ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और नए नए चीजें आती जा रही हैं, आप उसको भी पढ़ते रहिएगा। PSLV को मुख्यतः पृथ्वी पर्यवेक्षण या अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो PSLV समझ में आ गया। GSLV को मुख्यतः उच्च दीर्घावतार भू समकालिक कक्षा में संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। उल्लेखनीय है, GSLV द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह अपनी भू समकालिक प्रकृति के कारण पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान विशेष से सदैव स्थिर प्रतीत होते हैं। तो जो दूसरे में PSLV के बारे में लिखा था वो PSLV नहीं, GSLV के बारे में सही है। GSLV जो है वह सदैव स्थिर प्रतीत होते हैं। वहीं अगर हम तीसरे कथन की बात करें तो GSLV Mark 3 इसरो द्वारा निर्मित एक 3 चरणों वाला है, ना कि 4 चरणों वाला। उसमें 4 चरण लिखे थे, इसमें 2 ठोस हैं और एक कोर द्रवित बूस्टर है, एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होती है ये भी आप स्टैटिक में पढ़ेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली, जिसे IRNSS कहते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। IRNSS के तुल्यकाली कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूतुल्यकाली कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। जियो स्टेशनरी कक्षा में 3, जियो सिंक्रोनस कक्षा में 4। अब जियो स्टेशनरी क्या है, जियो सिंक्रोनस क्या है, ये आप जो करंट अफेयर बार बार करंट अफेयर्स याद आता है क्योंकि साइंस टेक में बहुत करंट अफेयर्स से आता है मटेरियल, लेकिन स्टैटिक पढ़ोगे तभी करंट अफेयर्स जान पाओगे। तो जो स्टैटिक पढ़ोगे वहां बताया जाएगा जियो स्टेशनरी कक्षा क्या है, जियो सिंक्रोनस कक्षा क्या है, GSLV क्या है, PSLV क्या है, ठीक है, वहां सब बताया जाएगा। IRNSS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक भी है। क्या ऐसा है?
2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचार प्रणाली संचालित हो जाएगी। क्या ऐसा है? तो इसमें केवल एक सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। देखो सही पूछ रहा है, हाँ सही पूछ रहा है। तो कई ऐसे भी क्वेश्चन है इसमें सब सही नहीं होंगे। मैंने बोला सब सही तब लगाना जब आपका दिमाग कह रहा होगी हाँ सभी सही होंगे और डाउट, ठीक है, तो आप जा सकते हैं। तो दूसरा क्यों गलत है? IRNSS देश के उपयोगकर्ताओं के साथ साथ देश की 1500 किलोमीटर दूरी तक सही वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है, ठीक है। चलिए जीपीएस भी रह गया, जीपीएस भी देख लेते हैं हम। जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? हो सकता है पूछा है, देखो मोबाइल फोन, बैंकिंग प्रचालन, पावर ग्रिडों का नियंत्रण। तो यहाँ क्या आंसर होगा? 1 2 3। मैंने बोला था हो सकता है, अगर पूछे तो 99% ठीक ही होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है। और आपका देखो इजी क्वेश्चन है, मोबाइल फोन, बैंकिंग प्रणाली भी जीपीएस से कहीं ना कहीं चल ही रही है, पावर ग्रिड भी जीपीएस, ठीक है। तो जीपीएस भी महत्वपूर्ण है, ऐसी कोई भी तकनीक आ रही है तो वह महत्वपूर्ण है। 2017 का पहला क्वेश्चन, विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, ईलिसा जिसे बोलते हैं, ईलिसा परियोजना का क्या प्रयोजन है? ईलिसा का प्रयोजन क्या है? न्यूट्रॉनों के लिए, गुरुत्वीय तरंगों के लिए, प्रक्षेपणास्त्र या सोलर फ्लेयर। ये गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना है। चीज मैं देखना चाहता हूँ, हाँ ये मैं देखना चाहता था। ये क्वेश्चन कब आया है? 2020 में। 2020 में क्या आंसर है इसका? इवॉल्व्ड लीसा, पूरा नाम देखो, इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। कब आया है? 2020 में। आ जाओ, कहाँ थे? यहाँ पे थे हम। इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना कब आया है? 2017 में। इसलिए मैं कहता हूं कि हर चीज को ध्यान से देखो, एक बार आ चुका है तो दोबारा भी आ सकता है। वहां भी छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ भी छोटा सा ही क्वेश्चन है, 2017 और 2020, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ पीवाईक्यू जितना हो सके बार बार देखो, वो बताते हैं क्या आएगा, और कई बार खुद भी उठ के दोबारा क्वेश्चन अपने आप आ जाता है। 2016 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। मंगलयान ने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण करने वाला दूसरा देश बन गया है। जहां मैं सर्किल करता हूँ इसका मतलब वहीं पे फंसाया जा रहा है आपको। मंगलयान ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया है जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रमण कराने में पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली। जहां सर्किल किया है वहीं वहीं चीजें क्या हो सकती हैं? एक तो यूएसए की जगह रसिया भी हो सकता है, यही चीजों को फंसाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कौन से कथन सही है। तो कथन सही है सी, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। क्यों दूसरा गलत है? क्योंकि दूसरा देश बन गया, यहाँ पे शायद डाउट होगा, दूसरा देश है कि तीसरा? यूएसए के अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी मंगल की कक्षा तक पहुंच चुकी है, रूस भी पहुंच चुका है। तो हम कितने बन गए? रूस, यूएसए, यूरोप के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गए हैं, ठीक है। तो वहां पे फंसाया गया, बाकी तो सब ठीक ही है। ये ध्यान रखना, पहले ही प्रयास में भारत मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया। अमेरिका की मंगल पर पहुंचने की 6 कोशिशें विफल रही। एशिया का कोई भी देश ये सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन फंसाए जाते हैं, क्योंकि चीन हर चीजों में लगभग आगे रहता है हमसे, स्पेस वगैरह में। तो यहाँ भी हम यही सोचेंगे कि वो तो आगे ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ हम आगे हैं, ठीक है। और ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया तब की बात है। दूसरा क्वेश्चन, भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? देखो सिंपल मैं सर्किल कर रहा हूँ। देखो एस्ट्रोसैट पूछा, जीपीएस पूछा, इलिसा पूछा, ठीक है, जीएसएलवी, पीएसएलवी पूछ लिया। तो ऐसी चीजें वो पूछ लेता है, बस शब्द पता हो ये क्या है, क्या उपयोग है, कैसा है, बस। तो पहला स्टेटमेंट है यूएसए, रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है।
एस्ट्रोसेट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है। तो ये ना तो एक सही है ना दो सही है। क्यों? क्योंकि देखो, खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला एस्ट्रोसेट 2015 को श्रीहरिकोटा से PSLV C30 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ये वही PSLV है जो हम पढ़कर आए हैं, ठीक है। PSLV GSLV के द्वारा ही चीजें भेजी जाती हैं। और एक कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एस्ट्रोसेट का वजन 15-13 किलोग्राम है, जबकि यहाँ 1650 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम ये लिखा है। यहाँ देखो 1513 और 650 किलोग्राम। भारत से पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, नासा, यूरोपीय, जापान, रूस ये सब वेधशाला स्थापित कर चुके हैं, इसीलिए पहला भी गलत है। चलो तीसरा क्वेश्चन, ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 GL10 जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ है, यह क्या है? ऐसे ऊपर पूछा था इलिसा क्या है, तो कई बार क्वेश्चन सीधे पूछ देता है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता। ये क्या है इतना बता दो। कई बार तो पूछ लेगा ये क्या है, मछली है कि तोप है कि पनडुब्बी है कि पक्षी है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्रीज्ड लाइटनिंग जो है वह क्या है? वह नासा द्वारा परिक्षेपित विद्युत विमान है, विद्युत विमान है, ठीक है। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में चीजें आएंगी तो आपको पता हो क्या पूछा जाएगा। यहाँ भी देखो सिंपल पूछा गया, गोल्डी लॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है? तो गोल्डी लॉक्स जोन क्या है? भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं या पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें शैल गैस उपलब्ध है, या बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, या मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्का पिंडों की खोज। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, ठीक है। तो गोल्डीलॉक्स जोन आप याद रखिएगा। उस ग्रह की सतह ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी होगी, तभी तो इंसान रह पाएगा। अगर गर्म हो या ठंडी हो तो कैसे रह पाए। दूसरा, निम्नलिखित में किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन IRS उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग पूछ लिया, तो किसमें होगा? फसल की उपज का आकलन, ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण, खनिज का अन्वेषण, दूर संचार, यातायात अध्ययन। कौन सा होगा? E 1 2 3। दूर संचार से कोई लेना देना नहीं और यातायात अध्ययन से कोई लेना देना नहीं है। फसल, ग्राउंड वाटर, खनिज, इन सब से लेना देना है, ठीक है। तो कोई भी चीज आ रही है वो क्यों आ रही है, उसका क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं, वो सब आप पढ़ के तैयार रखिए करंट अफेयर्स में कि कहाँ उपयोग इसका होगा। ऐसे क्वेश्चन कई आ चुके हैं यूपीएससी में, ठीक है। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। 2014 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ अंतरिक्ष यान दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका प्रयोजन दिया गया है कि वह किस उद्देश्य के साथ भेजे गए हैं। तो कैसिनी हाइगेंस, मैसेंजर, वॉयेजर 1 और 2। कैसिनी हाइगेंस क्या शुक्र से रिलेटेड है, मैसेंजर बुध से और वॉयेजर बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण से। तो 2 और 3 सही है। कैसिनी हाइगेंस जो है वह शुक्र से रिलेटेड नहीं है बल्कि किससे है? नासा द्वारा शनि से रिलेटेड है। शनि के उपग्रह टाइटन के लिए टाइटन 4B सेंचुअर लॉन्च व्हीकल द्वारा यह छोड़ा गया था, ठीक है। तो शनि से रिलेटेड है, न कि शुक्र से। चलिए 2012 का क्वेश्चन देखते हैं। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, इसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे। हमारे अभी एक यात्री अमेरिका गए थे, उस दल में भी सम्मिलित थे। तो जब यहाँ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल में जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, तो ऐसा फिर से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। इतना करंट अफेयर्स में रहा है, इतनी बड़ी उपलब्धि है। सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या क्या विवक्षाएं हैं? वाह, शब्द देखो, आप जानते हैं क्या इस शब्द के बारे में? मैं तो नहीं जानता। यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। दूसरा, यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाश गंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा।
तीसरा, यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। कौन से सही है? इसमें सही है बी, 2 और 3। पहला गलत है, खनिज से लेना देना नहीं है। मेन बात ये है, हमारे शुभांशु शुक्ला जी जो गए थे वह भी कुछ चीजें ले गए थे जिनकी वहां एक्सपेरिमेंट करना था। उन सब पर भी आप फोकस्ड रहिएगा, क्योंकि नाम सिंपल नहीं पूछ देगा, वह कुछ और डीप में जाएगा यूपीएससी। तो उनको भी आप अच्छे से करंट अफेयर्स में पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने क्या रिसर्च वहां की और क्या भारत के लिए लेकर आए, भारत का क्या फायदा हुआ उनके जाने से, यह भी आप पढ़कर रखिएगा। ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमें अपना शुभांशु शुक्ला जी पे फोकस रहना है, क्योंकि क्वेश्चन उनसे बनेगा, अवश्य बनेगा, हर एग्जाम में बनेगा। ठीक है, जैसे छोटे एग्जाम है तो वहां यही पूछ दिया जाएगा कि कौन गया था, शुभांशु शुक्ला, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें टिक करना पड़ेगा। यूपीपीसीएस आरओ टाइप है तो थोड़ा सा और डीप पूछेगा, यूपीएससी वाले थोड़ा और डीप पूछ सकते हैं कि क्या रिसर्च की, उसका क्या फायदा हुआ, वो सब। 2011 का क्वेश्चन, दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भू तुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। कौन सा इसमें सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, 1 2 3, 3 सही है। इसकी जो तुंगता है वो गलत दी गई है। तुंगता कितनी है? इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। बाकी लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। कल हम पढ़ेंगे सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी। आपके जो विचार हैं वह आप व्यक्त कर सकते हैं कमेंट में। कोई सुझाव है, कुछ और आप चाहते हैं कि सर ये सीरीज चलानी चाहिए, तो आप बता सकते हैं। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाने में योगदान देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।